तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। ट्रेन नंबर 1 319 श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो फाइनली आज हम कोंकण रेलवे पर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और सुझावों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे प्रश्न तो बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग से जुड़े हुए, पर आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। डबलिंग पर हम अगले आने वाले दूसरे Q&A वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो प्रतीक सावंत जी की तरफ से। तो बहुत सारे प्रश्न तो नहीं है इनके, पर 5 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि क्या कोंकण रूट को TSWP5 मिलेगा। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत विचार करने वाला प्रश्न है कि क्या कोंकण रेलवे को TSWP5 मिलेगा। तो ऐसा है कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही यहाँ पर ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। तो हो सकता है कि भविष्य में TSWP5 हमें कोंकण रेलवे में भी दौड़ते हुए देखने को मिल जाए, पर पहले अभी फिलहाल हमें पहले TSWP5 को सर्विस में आने देना चाहिए। उसके बाद जब और TSWP5 आएंगे तो हो सकता है कि उन्हें भी कोंकण रूट पर चलाया जाए, जैसे कि एक ज़माने में कभी TS लिवरी WDP3A कोंकण रेलवे में राज करती थी। दूसरा प्रश्न है कि क्या खेड़ सतारा रूट के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। तो सोचने को तो वैसे बहुत सारे रूट सोच सकते हैं आप कोंकण रेलवे से जुड़े हुए। सेंट्रल रेलवे और कोंकण रेलवे के बीच आप कौन से भी स्टेशन को उठा लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, रूट बन जाएगा। पर कोंकण रेलवे के लिए 2 महत्वपूर्ण रूट्स हैं, कराड़ चिपलुन कराड़ रेलवे रूट और वयवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट, ताकि कोंकण रेलवे और दक्षिण महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए। वयवाड़ी रोड कोल्हापुर रेलवे प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोंकण रेलवे का एक प्लेलिस्ट दे रखा होगा, जहाँ पे मैंने कोंकण रेलवे से जुड़े हुए वीडियोस को इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि क्या सावंतवाड़ी रोड कभी टर्मिनस बनेगा। तो टर्मिनस स्टेशन हम उस रेलवे स्टेशन को कहते हैं जहाँ पर ट्रेन आती है, वहाँ पे रुकती है, वहीं से डायरेक्शन रिवर्स करती है और वहीं से वापस चली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन, ये दोनों टर्मिनस स्टेशन है। तो ये उदाहरण। और अगर इंडियन रेल इन्फो वेबसाइट की माने तो सावंतवाड़ी रोड पर लगभग 10 ट्रेन है जो टर्मिनेट करती है। चौथा प्रश्न है, जो ट्रेन कोंकण से साउथ जाती है सिर्फ पनवेल से रत्नागिरी को रुकती है, वो ट्रेन को शोलापुर रूट से डाइवर्ट कर देना चाहिए या कोंकण में ही हॉल्ट बढ़ा देना चाहिए। देखो, अब कोंकण रेलवे का निर्माण किस लिए किया गया था। कोंकण रेलवे का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि मुंबई से दक्षिण तक की दूरी कम हो जाए, और इसीलिए ज़्यादातर ट्रेन जो भी बेंगलुरु तक या फिर केरला तक जाती है उन सभी ट्रेन को वाया कोंकण ही चलाया जाता है। पांचवा प्रश्न इनका ये है कि क्या KR रूट पर सभी ट्रेन को LHB5 किया जाएगा। तो हाँ, ज़रूर। कोंकण रेलवे क्या, भारतीय रेलवे जैसे जैसे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे भारतीय रेलवे 100% LHBफिकेशन की तरफ भी बढ़ रही है, और इसीलिए कोंकण रेलवे क्या पूरे भारत के सभी ट्रेन को ICF से LHB में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है मोइन का, जो लिखते हैं कि अगर रत्नागिरी कारवार से जून तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कि मानसून आ जाएगा और कोंकण और डिले कर देगा। तुम्हें क्या लगता है। तो हमें ये लगता है कि बारिश हो या ना हो पर कोंकण रेलवे जून जुलाई तक इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लेगी, क्योंकि कोंकण रेलवे ने पहले भी मानसून में इलेक्ट्रिफिकेशन काम बहुत तेजी से किया है। अगला प्रश्न है अश्विन जी का, जो लिखते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन मांडवी एंड कोंकण कन्या एक्सप्रेस टाइम विल रिड्यूस और नॉट। तो हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद जब डीजल लोकोमोटिव से चलने वाली ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से रिप्लेस किया जाएगा तब जो टाइम है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का जो एक्सेलरेशन होता है वो डीजल लोकोमोटिव से बेहतर होता है। इसीलिए स्पीड भी बढ़ सकती है और जो टाइम लगेगा वो भी घट सकता है। अगला प्रश्न है डोला का, जिन्होंने कई ट्रेन के बारे में पूछा है कि इन सब को ई लोको की लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो मुझे याद है कि जब रोहा रत्नागिरी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम अपने अंतिम चरण में था तब उसी से पहले कुछ समय पहले सेंट्रल रेलवे ने एक लिस्ट जारी किया था जिनमें उन ट्रेन के बारे में जानकारी दी गई थी जिनका रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक्शन चेंज किया जाएगा। पर आप सबको पता होगा कि रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर फिलहाल के लिए ट्रैक्शन चेंज नहीं किया जा रहा, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है सत्विक का, जो लिखते हैं फ्रॉम व्हेन विल EDWP4 हॉल साउथ बाउंड ट्रेन टू मुंबई दिल्ली फ्रॉम कारवार।
तो आप सबको पता होगा कि कारवार से लेकर थोकुर के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया है और हम सोच रहे थे कि रत्नागिरी और कारवार के बीच ट्रैक्शन चेंज किया जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कारवार रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन का ट्रैक्शन चेंज नहीं किया जा रहा, यानी अब इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाए। अगले 3 प्रश्न तन्मय के हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, विल केआर इंक्रीज इट्स एमपीएस फ्रॉम 110 to 130 since Mumbai division is planning to increase the MPS of दीवा रोहा सेक्शन to 130 kmph। तो फिलहाल अभी कोंकण रेलवे में रोहा वीर के बीच डबलिंग का काम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि डबलिंग के बाद दीवा रोहा वीर के बीच 130 kmph तक स्पीड को अपग्रेड किया जाए, पर बाकी कोंकण में यानी वीर, रत्नागिरी, मडगांव, कारवार, ठोकुर तक स्पीड को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा 110 MPS पर। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न वही है कि क्या रोहा रत्नागिरी के बीच डीजल ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन को चलाया जाएगा। तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं और भविष्य में मुझे लगता है कि होने नहीं वाला है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ही ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलाया जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि स्पीड की 110 से 130, तो ये डबलिंग के बाद भी अगर भविष्य में समझो कभी कोंकण रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट मतलब कोंकण रेलवे फुल्ली डबल ट्रैक में कन्वर्ट हो भी जाता है, तब भी रत्नागिरी वीर ये सेक्शन है जहाँ पर बहुत सारे टनल्स है और बहुत सारे ब्रिजेस है, तो वहाँ पर स्पीड को रिस्ट्रिक्ट किया ही जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और लाइक कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके कि कोंकण में फिलहाल क्या चल रहा है। अगला प्रश्न बहुत ज़रूरी है, जस्टिन डिसूजा ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो उनके प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने इलेक्ट्रिफिकेशन जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा किया। आने वाले वीडियो में हम डबलिंग को लेकर और अन्य कई प्रश्नों पर चर्चा जरूर करेंगे। तो उनका प्रश्न ये है कि वाई डजंट कोंकण रेलवे हैव अ लोको शेड ऑफ इट्स ओन, कि कोंकण रेलवे के पास अपना लोको शेड क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो कोंकण रेलवे के सिवाय बाहरी रेलवे के सभी जोन्स के पास कम से कम एक लोको शेड तो होगा ही अपना, पर कोंकण रेलवे के पास ही अपना लोको शेड क्यों नहीं है। तो इसके पीछे 2 वजह हो सकते हैं। पहला तो कोंकण रेलवे एक प्रॉपर जोन नहीं है। जी हाँ, कोंकण रेलवे एक प्रॉपर जोन नहीं है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं KRCL लिखा रहता है जब कोंकण में आप ट्रेवल करते होंगे। तो कोंकण रेलवे एक प्रॉपर जोन नहीं है, ये कॉरपोरेशन है। और दूसरा जो कारण हो सकता है वो है कोंकण रेलवे की कुल लेंथ जो सिर्फ 756 किलोमीटर है। तो इसका लेंथ भी कारण हो सकता है कि बहुत छोटा है, इसीलिए इसका अपना खुद का एक लोको शेड नहीं है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेरना में कोंकण रेलवे का डीजल रोलिंग स्टॉक डिपोट है जहां पर डीजल लोकोमोटिव्स और DMUs का मेंटेनेंस किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद इसे इलेक्ट्रिक रोलिंग स्टॉक डिपो बना दिया जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस किया जाएगा। और इसी के साथ मडगांव रेलवे स्टेशन पर भी एक इंटरमीडिएट ओवरहॉल शेड है जहां पर भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का देखभाल किया जाएगा। पर अगर भविष्य में कोंकण रेलवे को एक प्रॉपर जोन बनाया जाता है और इसी के साथ जो वास्को, मडगांव, कुल्लेम का भी हिस्सा है, अगर उसे भी कोंकण रेलवे में शामिल कर लिया जाता है या फिर नया प्रॉपर जोन बनाया जाता है, ज़्यादा संख्या में ट्रेन चलाई जाती है, डबलिंग पर काम किया जाता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे वयवाड़ी रोड कोल्हापुर और चिपलून-करा रेलवे प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, तो हो सकता है कि जब ट्रैफिक बढ़ेगा तब यहाँ पर एक लोको शेड हमें देखने को मिल जाए।